हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए एक्साइज एक्ट देख रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 देखेंगे जो कि बात करता है आपके लाइसेंसेस, परमिट्स एंड पासेस की। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए और मुझ तक थोड़ा सा मोटिवेशन पहुंच जाए ताकि मैं इस तरह से वीडियोस पूरे बनाते रहूं। मेरा प्रयास यही है कि मैं छत्तीसगढ़ सिविल जज का पूरा क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूं। ऑलराइट, तो बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि हम लोग ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जो कि टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी। टारगेट बेस्ड से मेरा मतलब है कि जो लेक्चर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो जितने पोर्शन के मैं ले रहा हूँ लगभग उतने पोर्शन का टेस्ट आपका वहाँ पे जो हमारी ऐप है एडुहर्ट्स के नाम से वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये टेस्ट रखे हुए हैं। इसके साथ में जितने भी हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, 15 सब्जेक्ट जब कवर हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग 10 FLTs भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना, जिसका पैटर्न एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन पैटर्न से सेम रहेगा। तो आप एक बार जाइए, एक फ्री सैंपल टेस्ट भी मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, उसको अटेम्प्ट करके देखिए। तो ये तो था अपडेट। उसके साथ ही अगर आप इंदौर में रह रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो VIP परस्पर नगर जो कि नर्मदा स्क्वायर के पास में वैष्णव लॉ कॉलेज अगर आपने सुना होगा वहाँ पे हमने स्टार्ट करी है। तो आप भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन नंबर 28 से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज PPT मोड पे नहीं, थोड़ा डिफरेंट मोड पे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्द हमारी डिस्प्ले पैनल जो इंटरेक्टिव डिस्प्ले पैनल रहती है वो भी लग जाएगी, प्रोबेबली विद इन दिस वीक। तो हम लोग फिर उस पर पढ़ाई करेंगे। ऑलराइट, तो सेक्शन नंबर 28 हमारा है फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस एटसेट्रा। चलिए, सेक्शन नंबर 28 फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एटसेट्रा। एक बार देख लेता हूँ सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब सही है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव लेक्चर्स भी चालू करेंगे, है ना। जैसे अभी ये मैं रिकॉर्डेड वर्जन्स डाल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वर्जन इन द सेंस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। बहुत जल्दी जैसे ही हमारा पैनल वगैरह का काम पूरा हो जाता है हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे। तो जो भी रेंट कंट्रोल एक्ट हो और जितने भी एक्साइज एक्ट हैं, एक्साइज एक्ट तो हो चुका है, जितने भी छत्तीसगढ़ के दूसरे एक्ट हैं उन सबको डील करेंगे। चलिए, 28 फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एटसेट्रा, है ना। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, बस ये बताई गई है कि अगर आपको लाइसेंस लेना रहेगा तो उसका क्या फॉर्मेट होगा और क्या कंडीशंस होगी। तो सबसे पहली बात तो स्वाभाविक सी है, उसको हम देख लेते हैं, फी पेमेंट की। फी आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो भी कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस सरकार इम्पोज करती है ना, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, वो फुलफिल करना पड़ेगी। अगर ब्रीच करा है तो वो रिवोक हो जाएगा लाइसेंस, और अगर प्री कंडीशन कुछ है तो उसके ऊपर हमको फुलफिलमेंट जरूरी रहेगा, अदरवाइज हमको जो लाइसेंस है वो इशू नहीं हो पाएगा। तीसरी बात क्या करी गई है, हम इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। एवरी परमिट और पास इश्यूड और लाइसेंस ग्रांटेड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। तो फी का हमने देख लिया, फी पे करना जरूरी है। फॉर सच पीरियड सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस एंड इन सच फॉर्म एंड कंडीशन, ठीक है ना। जो भी फॉर्म और फॉर्मेट वहां पे प्रोवाइड करा है वो आपको पूरा फुलफिल करके देना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ में यहाँ पे पीरियड की बात करी गई है। जो भी निश्चित पीरियड रहता है, ये लाइसेंस जो ग्रांट होगा ये पर्टिकुलरली उतने ही पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद में वो लैप्स हो जाएगा अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया। आगे देखते हैं, लैप्स हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, इसको नॉर्मल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मत देखना, है ना। यहाँ पे हर साल ही इनका ऑप्शन होता है इन लाइसेंसों का, उसके तहत ये चीजें चलती हैं। द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 में रिक्वायर इंटर आलिया द लाइसेंस टू लिफ्ट फॉर सेल। हाँ, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक नई बात वो ये बोल रहा है कि जो लाइसेंसी है उसको जैसे ही लाइसेंस ग्रांट हो जाता है उसके लिए क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है। एक क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि इतनी आपको कंट्री लीकर CL
या फिर इंडियन मेड लीकर, ये आपको खरीदना है। लिफ्ट फॉर सेल मतलब बेचने के लिए इतना माल आपको उठाना है, खरीदना है। अगर आप नहीं उठाते हैं तो उसके बाद में पेनल्टी आप पे इम्पोज करी जाएगी। मान लीजिए 100 बोटल्स की बात हुई कि 100 बोटल्स मिनिमम आपको लिफ्ट करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर ये 100 बोटल्स लिफ्ट नहीं करी, उसने 90 करी, तो बची हुई 10 बोटल्स के लिए जो भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब करी जाती है जिस रेट के हिसाब से, वो वहां पे लाइसेंसी को पे ऑफ करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट जो हमारा है वो यही बात करता है कि पेनल्टी एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन इन्फ्रैक्शन इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी कंडीशन शाल बी लेवेबल एंड रिकवरेबल फ्रॉम द लाइसेंसी से रिकवरेबल रहेगा। तो बहुत सिंपल था ये और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। चलिए सेक्शन नंबर 29, पहले 28A जो कि हमारा 2004 के अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट करा गया है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप, जो भी इंसर्शंस होते हैं या सब्सटीट्यूशंस होते हैं कौन से एक्ट के द्वारा हो रहे हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 28A, पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन चार्जेस का मतलब अपने आप हेडिंग से ही पता पड़ रहा है कि सेक्शन क्या बोल रहा होगा। सुपरविजन चार्जेस किसको अधिकार रहेगा? पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार रहेगा इस तरह के चार्जेस बनाने का और इम्पोज करने का। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है मैन्युफैक्चरर को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो काम करते हैं इन लोगों को, क्या कि डायरेक्ट द मैन्युफैक्चर शैल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ सच एक्साइज स्टाफ एज द एक्साइज कमिश्नर में डिम प्रॉपर, है ना। जो भी मैन्युफैक्चर रहेगा, इंपोर्ट रहेगा, एक्सपोर्ट रहेगा और जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं वो अंडर द सुपरविजन रहेंगे किसके? एक्साइज स्टाफ के। एक्साइज स्टाफ कौन अपॉइंट करेगा यहाँ पे? एक्साइज कमिश्नर, ठीक, क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि जो भी मैन्युफैक्चर वगैरह हो रहा है वो अंडर द सुपरविजन होगा एक्साइज स्टाफ के और उसको निफ्ट करने का अधिकार रहेगा एक्साइज कमिश्नर के पास में। आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकली आप जाके अगर कोई भी डिस्टिलरी वगैरह रहती है तो वहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी ऑफिशियल की पोस्टिंग रहती है। एग्जाम्पल के रूप में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की पोस्टिंग रह सकती है, असिस्टेंट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की पोस्टिंग वहां पे हो सकती है। उसके अतिरिक्त एक्साइज सब इंस्पेक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, जरूरत पड़ने पे उनकी पोस्टिंग्स भी वहां पे की जाती है ना। तो इस तरह से उनका सुपरविजन रहता है। शाल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ सच एक्साइज स्टाफ, ठीक है। और उसके अतिरिक्त ये भी बोल सकती है कि सुपरविजन का तो हमने दे दिया, आप सुपरविजन ऐसे थोड़ी करेंगे, तो एक तरीके का आपको जो चार्जेस हैं सुपरविजन चार्जेस वो वहां पे पे करने पड़ेंगे। किसको? स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में आपको पे करने पड़ेंगे सुपरविजन चार्जेस। ये कौन पे करेगा? जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा, इंपोर्टर रहेगा, एक्सपोर्टर रहेगा, ये पे करेगा ये चार्जेस, ठीक। आगे ये सेक्शन बोलता है प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पेइंग द होल और एनी पार्ट, है ना। क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट का फिर मन है कि अगर उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि ऑपरेट करती है इस बिजनेस में, तो उसको क्या कर दे? एग्जम्प्ट कर दे। एग्जम्प्ट कर दे मीन्स या तो फुल्ली एग्जम्प्ट कर दे या फिर पार्शियली एग्जम्प्ट कर दे, कि आपको सिर्फ 50% ही पे करना है, 50% नहीं करना है, या फिर आपको पूरा एग्जाम्पशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई डिफिकल्टी वगैरह हो तो भी बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ आए किस तरह से और आगे आप लोगों को पढ़ाना है, क्या करना है ना। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी, सिक्योरिटी की बात करता है। अब अगर लाइसेंस इशू कर दिया है ना, लाइसेंस इशू कर दिया है तो भैया कुछ सिक्योरिटी लेना तो पड़ेगी ना। आपने साल भर के लिए दिया है कि ठीक है तुम ऑपरेट करोगे इस तरह से, लेकिन उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो ये सेक्शन उसी की बात करता है। एन ऑथोरिटी ग्रांटिंग अ लाइसेंस में रिक्वायर द लाइसेंसी टू एग्जीक्यूट अ काउंटर एग्रीमेंट इन कन्फर्मिटी विद द टेन्योर, है ना। क्या बोलता है? एक काउंटर एग्रीमेंट बनेगा और वो क्या बोलेगा? इन कन्फर्मिटी विद टेन्योर, कि जो भी आपका टाइम पीरियड है आप उस पर ऑपरेट करेंगे, और उस ऑपरेट करेंगे जो आप जो ऑपरेशन करेंगे उसके लिए आपको एक पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा? टू गिव सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, है ना। इस एग्रीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी देना पड़ेगी। एक तो बात होगी सिक्योरिटी देना पड़ेगी, जो भी फॉर्म में वो मानेंगे उस फॉर्म में सिक्योरिटी ली जाएगी। दूसरी बात,
और टू मेक सच डिपॉजिट और टू प्रोवाइड बोथ, है ना, या फिर अगर उन्होंने बोल दिया कि आप तो इतना डिपोजिशन कर दो पैसे का, है ना। यहाँ पे सिक्योरिटी से मतलब और डिपॉजिट से मतलब है, डिपॉजिट तो बिल्कुल क्लियर है कि इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, सिक्योरिटी हो सकती है बॉन्ड के थ्रू भी हो सकती है ना, और डायरेक्टली मनी के थ्रू भी हो सकती है, या किसी और तरीके से भी सिक्योरिटी, जो भी वहां पे फॉर्मेट दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में जो भी बनता है वो सब सिक्योरिटीज कहलाती है। तो सिंपल हेडिंग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन। आगे वाला भी हम यही देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 13। ये लगभग आपको सारे एक्ट्स में मिल जाएगा, और लोकल लॉ जितने होते हैं एमपी एलआरसी वगैरह, छत्तीसगढ़ एलआरसी, उनमें मिल ही जाता है। टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज एंड ओमिशंस, तो यहाँ पे अगर किसी तरह कोई ओमिशन हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, तो ये सेक्शन उसकी बात करता है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो नो, इस नो को याद रखिएगा, है ना। नो लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, अगर कोई लाइसेंस ग्रांट हुआ है तो वो किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं होगा बाय रीजन मियरली ऑन सच टेक्निकल डिफेक्ट, अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल डिफेक्ट हुआ है, कोई ओमिशन हो गया है, कोई छोटी मोटी चूक रह जाती है ना, छूट हो जाती है, तो अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, कोई डिफेक्ट हो रहा है, तो उस लाइसेंस को ये नहीं बोला जाएगा कि भैया ये तो लाइसेंस ही गलत बन गया, अब इसको इनवैलिड करार दिया जाए, नहीं, लाइसेंस वैलिड रहेगा, है ना। इन द लाइसेंस और इन एनी प्रोसीडिंग टेकन प्रायर टू द ग्रांट देयर ऑफ, और अगर कोई प्रोसीडिंग्स भी लाइसेंस देने के पहले दी गई है और उसमें किसी तरह कोई इरेगुलरिटी हुई है, तो भी उसकी वजह से लाइसेंस के ऊपर कोई इसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डिसीजन की बात करता है। दूसरा पॉइंट आपका ये क्या बोल रहा है कि द डिसीजन ऑफ द एक्साइज कमिश्नर एज टू व्हाट इज अ टेक्निकल डिफेक्ट, इरेगुलरिटी और ओमिशन शैल बी फाइनल। अब एक्साइज कमिश्नर के ऊपर दे दिया है पूरी चीज कि इसका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा, और डिसीजन एज टू कि क्या टेक्निकल डिफेक्ट्स इस सेक्शन में कवर होंगे, क्या इरेगुलरिटी कवर होंगी, और क्या ओमिशंस कवर रहेंगे। अगर उसके एम्बिट में ये चीजें हो रही हैं तो लाइसेंस वैलिड है, और अगर नहीं उसके बाहर गई हैं तो फिर वापस से प्रोसीडिंग्स टेकन अप करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है पूरी। तो यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है वो है क्या चीज, एक्साइज कमिश्नर और सेक्शन नंबर अपने आप में। जैसे ही ये खत्म होगा मैं इसका टेस्ट आपको असाइन कर दूंगा, आप जाके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस एटसेट्रा, सेक्शन नंबर 31। पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस एटसेट्रा सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे समझ लो, जब भी ऐसी कोई बात आती है कैंसलेशन की या सस्पेंशन की, तो ये अधिकार किसको दिए जाते हैं। यूजुअली हम यही देखते हैं कि जो अपॉइंटिंग या ग्रांटिंग अथॉरिटी रहती है, अपॉइंटिंग या ग्रांटिंग अथॉरिटी रहती है, उसी के पास में कैंसलेशन के और सस्पेंशन के पावर्स रहते हैं, है ना। अब इस एक्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग बात तो नहीं करी गई है। तो सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस परमिट पास अंडर दिस एक्ट में कैंसिल और सस्पेंड इट। अगेन वही बात, जिसने ग्रांट करा है अथॉरिटी ने, वही इसको क्या करेगा, कैंसिल कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। कौन कौन से ग्राउंड पे ये कैंसिलेशन हो सकते हैं और सस्पेंशन हो सकते हैं, तो कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, जल्दी से शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी हम पढ़ेंगे, वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है और पूरा 15 सब्जेक्ट्स हमको कवर करने हैं, है ना। उसके साथ ही साथ टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं और फिर आपका रिवीजन जो है वो भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 10 फरवरी के आसपास या उसके पहले ही पूरा हम सिलेबस छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स के रूप में या रिवीजन के रूप में कवर कर लें। इफ एनी ड्यूटी और फी पेएबल बाय द होल्डर देयरऑफ इज नॉट ड्यूली पेड, अगर कोई ड्यूटी है जो पे नहीं करी गई है, पहली बात। दूसरी, इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर किसी तरह के कोई ब्रीच हुआ है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा एक बार, है ना। देयरऑफ बाय हिज सर्वेंट और बाय एनीवन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, अगर सर्वेंट के द्वारा भी हो रही है या उसके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है, इधर इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस परमिशन के द्वारा काम करता है और उसके द्वारा कोई ब्रीच हुआ है तो इसमें कवर है। इफ द होल्डर देयरऑफ और एनी सर्वेंट और एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड परमिशन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, है ना। अगेन वो खुद कन्विक्टेड हुआ है या फिर उसका जो सर्वेंट कन्विक्टेड हुआ है, उसके बिहाफ पे उसकी परमिशन से कोई काम कर रहा है, वो कन्विक्ट हुआ है इस एक्ट में या फिर किसी और एक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कन्विक्शन की, इस एक्ट में या फिर अदर एक्ट में, फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड एक्ट होंगे, और ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द डेंजरस ड्रग्स एक्ट, इंडियन मर्केंडाइज एक्ट, और अंडर
इंडियन पिनल कोड सेक्शन 3 ऑफ डेट एक्ट, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ डेट एक्ट में भी, आईपीसी का सेक्शन 3 में भी अगर इनमें कन्विक्शन हो रहा है तो क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। आगे इफ द होल्डर, यहाँ पे पर्टिकुलरली होल्डर की बात करी गई, ऊपर के हमने जो दोनों देखे यहाँ पे होल्डर की बात अकेले की नहीं है ना, सर्वेंट और उसके बिहाफ पे जो काम कर रहा है। इफ द होल्डर देयर इज कन्विक्टेड ऑफ, काय से कन्विक्टेड होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस से, ठीक। आगे इफ द होल्डर देयर इज पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस, यहाँ पे भी कन्विक्शन की या पनिश्ड की बात करी गई है अंडर सी कस्टम्स एक्ट में, सी कस्टम्स एक्ट, ठीक। आगे where a license, permit or pass granted on the application of the holder of a lease granted under section 18 on the requisition writing of such leasee, ठीक है, रिक्विजिशन कर दिया है अंडर सेक्शन 18 में कि भैया अब मुझे इसको कैरी ऑन नहीं करना है आगे। इफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, परमिट और पास प्रोवाइड फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल, है ना, एट विल, अगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे डाली जाती है कि एट विल पे भी कैंसिलेशन या सस्पेंशन हो सकता है, तो यहाँ पे वो भी एक ग्राउंड बन सकता है। अब ये सब हमने ग्राउंड्स देख लिए, अब कुछ बातें इसमें कही गई हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करेंगे कैंसिलेशन सस्पेंशन को। तो जब भी ऐसा कुछ होगा उसके पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात करी गई है, द अथॉरिटी अफोरसेड शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजंस for the proposed action furnished to the holder thereof for a brief statement of the same and afford a reasonable opportunity। रिप्रेजेंटेशन में क्या चीजें आती है, वही अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वगैरह दी जाए, रीजंस बताए जाए कि भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। अब वेयर अ लाइसेंस, परमिट ऑफ पास हेड बाय एनी पर्सन इज कैंसल्ड अंडर, इतने में, है ना, देख लीजिएगा पॉइंट्स ए बी सी और ई है। अफोरसेड में कैंसल एनी अदर लाइसेंस, परमिट ऑफ पास ग्रांटेड टू सच पर्सन अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द रिलेटेड टू एक्साइज रेवेन्यू और अंडर ओपीएम एक्ट, है ना। तो अगर इन कुछ पॉइंटों में आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है या सस्पेंड हो रहा है, तो अगर किसी और एक्ट में भी आपको ऐसा सिमिलर लाइसेंस दिया गया है तो वो भी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो अथॉरिटी ये अधिकार रखती है कैंसिलेशन का। तीसरा वाला पॉइंट ये तो हमने देख लिया कैंसिलेशन वाला वापस से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस परमिट पास शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर इट्स कैंसिलेशन और एनी रिफंड, किसी तरह का कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही किसी तरह का कोई रिफंड इश्यू होगा, है ना। कभी एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन आएगा आपका कि कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि नहीं अपॉन कैंसिलेशन, या रिफंड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मान लीजिए उसने 4 दिन ही ऑपरेट करा बिजनेस को, तो भी नहीं मिलेगा किसी तरह का कोई कैंसिलेशन या रिफंड, क्योंकि वो उसकी गलती से हो रहा है ना। हम यहाँ पे जितने पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें डिफॉल्टर कौन है, होल्डर या उसके बिहाफ पे एक्ट करने वाले एजेंट्स उसके। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ सबसेक्शन 4, वेयर लाइसेंस इज कैंसिल्ड सस्पेंडेड अंडर ए बी सी और ई, है ना, उन सारी चीजों में सस्पेंड होता है, कैंसिल होता है लाइसेंस, तो क्या होगा, द फी पेएबल फॉर द बैलेंस ऑफ द पीरियड में बी रिकवर्ड। इसको समझ लो, फी जो है वो रिकवर की जाएगी, फी रिकवर की जाएगी। मान लीजिए लाइसेंस आपको ग्रांट हुआ था अप्रैल में और टर्मिनेट होता आपका साल भर का मार्च में, साल भर के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जुलाई में उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है, जुलाई में कैंसिल हो गया, तो उसको जो है उसकी जो फी है वो पूरी की पूरी रिकवर की जाएगी फॉर द रिमेनिंग ऑफ द पीरियड। ऐसा नहीं बोला जाएगा ठीक है जुलाई तक ही आप देंगे, नहीं, उसको पूरी मार्च तक की फी उससे रिकवर करी जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट था इसका, होल्डर का, तो एज अ पनिशमेंट पूरी पूरी फी रिकवर की जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। द कलेक्टर में टेक द ग्रांट अंडर मैनेजमेंट। अब कलेक्टर इसके साथ में क्या कर सकता है, जो दुकान है उसको मैनेजमेंट में, अपने मैनेजमेंट में ले सकता है कि मैं चलाऊंगा, मतलब मैं चलाऊंगा इन द सेंस स्टाफ के थ्रू इसको ऑपरेट करे जाएंगे शासकीय तौर पे, है ना, या फिर रिसेल इट, इसको रिसेल करा जाएगा, है ना। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मैनेजमेंट में ले सकता है अपने, या फिर रिसेल कर सकता है। अब जब इन दोनों में से कुछ कर सकता है तो आगे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, एट द रिस्क एंड लॉस ऑफ द एक्स लाइसेंसी, ठीक है, कि भैया तुम्हारी है, हमने तो तुमसे पूरी रिकवरी कर ली, अब ये चले नहीं चले
तुम्हारी जवाबदारी, मतलब हमें नहीं मालूम, हम तो पूरा लेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया आपने इसको रिसेल कर दी है तो मेरे से फी क्यों ले रहे हो, आपसे तो ये हमने ले ली। एट द लॉस ऑफ द एक्स लाइसेंसी बट एनी प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय एनी सच मैनेजमेंट और रीसेल विच इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड अंडर क्लॉज शैल बी पेड टू द एक्स लाइसेंसी। समझे? कोई भी प्रॉफिट मिला उस रीसेल से या मैनेजमेंट से विच इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड, जो इससे अमाउंट रिकवर करा था यहां पे, है ना, ये प्रॉफिट उससे ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा, है ना। समझे? वापिस से समझ लो, पूरा पढ़ देते हैं। द कलेक्टर में टेक द ग्रांट अंडर मैनेजमेंट में ले लिया और रीसेल इट एट द रिस्क एंड लॉस ऑफ द एक्स लाइसेंस, ये हमने देख लिया ऊपर फी रिकवरी में, है ना। बट एनी प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय एनी सच मैनेजमेंट और रीसेल विच इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड, प्रॉफिट रियलाइज हुआ है जो कि उससे ज्यादा नहीं है, विच इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड अंडर क्लॉज ए फॉर सच पीरियड शैल बी पेड टू द एक्स लाइसेंसी। ठीक, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो उससे अमाउंट रिकवर हुआ है उससे ज्यादा नहीं है, ये प्रॉफिट उससे कम ही है, ठीक है, तो पूरी की पूरी फी उसको क्या कर दी जाएगी, या जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक, क्लियर? अगर नहीं हो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार स्पेसिफिकली और इसको आपको क्लियर कर दूंगा अगर आपको नहीं हो रहा है तो। वैसे बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता नहीं होगी चीजें, इसलिए आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आ जाता है समझ में सो एंड सो गुड, नहीं आता है तो बताइएगा, मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल किस तरह से चीजें ऑपरेट होती है मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, पावर टू विड्रॉ लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, सेक्शन नंबर 32। पावर टू विड्रॉ लाइसेंस, कैंसिलेशन के बाद में अब यहाँ पे विड्रॉ की बात आती है ना। विड्रॉल किसका हो रहा है यहाँ पे, जो लाइसेंसी है वो विड्रॉ कर रहा है, सरकार विड्रॉ कर रही है, वो हमें देखना है, वो देख लेते हैं। Whenever the authority which granted any license consider that such license should be withdrawn for any cause other than those specified in section 31, मतलब यहाँ पे लाइसेंस ही विड्रॉ नहीं कर रहा है, यहाँ पे अथॉरिटी विड्रॉ कर रही है, जो उसने ग्रांट करा था उसका विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, पहली बात तो। और किन रीजंस पे, वो सारे रीजंस को छोड़ के जो 31 में दे रखे हैं उनको छोड़ के यहाँ पे विड्रॉन हो रहा है कोई और रीजन की वजह से। इट शैल रेमिट अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फीस पेबल रिस्पेक्ट देयरऑफ फॉर 15 डेज, तो आने वाले 15 दिन की जो फीस है वो माफ करके, रेमिट करके, या अगर पे ऑफ कर दी है तो वापस दे के किसी तरीके से, मतलब 15 दिन की, आने वाले 15 दिन की कोई फीस नहीं चार्ज करते हुए क्या होगा, विड्रॉल कर लेगी अपने लाइसेंस को। रेमिट सम इक्वल टू द अमाउंट फॉर द फीस पेबल रिस्पेक्ट देयरऑफ फॉर 15 डेज, है ना, आने वाले 15 डेज की बात चल रही है यहाँ पे। एंड मे विड्रॉ द लाइसेंस ईदर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज नोटिस इन राइटिंग, है ना, ये रेमिट कर दिया और एक नोटिस भी भेज दिया कि भैया 15 दिन के भीतर भीतर आपका लाइसेंस हम विड्रॉन कर लेंगे, ठीक है ना, हमारा इंटेंशन है कि हम विड्रॉ कर लें। अगर ऐसा कोई वहां पे नोटिस के साथ में अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि ये रीजन है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर विड्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे वो चीज भी काम कर सकती है, ऑलराइट। अदरवाइज 15 डेज नोटिस इंटेंशन का दे दिया, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली विड्रॉन हो जाएगा। या फिर फोर्थविथ विदाउट नोटिस, फोर्थविथ कर दिया इमीडिएट इफेक्ट से, कोई नोटिस नहीं दिया और विड्रॉन कर दिया, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, फोर्थविथ अगर कर देते हैं तो फिर क्या होगा वो समझना। इफ एनी लाइसेंस भी विड्रॉन अंडर क्लॉज बी, मतलब फोर्थविथ विड्रॉन हो गया, द अफोरसेड अथॉरिटी शैल इन एडिशन टू रेमिटिंग सच सम एज अफोरसेड, तो ये जो हमने रेमिट करा था इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू क्या करेगी, एज अफोरसेड पे टू द एक्स लाइसेंसी, या फिर लाइसेंसी पे टू द लाइसेंसी सच फर्दर सम इफ एनी बाय वे ऑफ कंपनसेशन, क्या होगा, कंपनसेशन के रूप में एक अमाउंट पे करा जाएगा इसके अतिरिक्त, ठीक है। फर्दर सम बाय वे ऑफ कंपनसेशन एज द एक्साइज कमिश्नर में डायरेक्ट,
एक्साइज कमिश्नर में डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑथोरिटीज को कभी मत भूलना, जितनी बार लिखना चाहो उतनी बार लिखो, लेकिन बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके ऑथोरिटी बेस्ड रहते हैं और वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ऑलराइट, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लो। When a license is withdrawn under subsection 1, any fee paid in advance to the deposit made by the licensee in respect thereof shall be refunded to him after deducting the amount। अब यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, अब यहाँ पे डिफॉल्टर क्या है कि वो नहीं है ना, भले कोई रीजन हुआ हो, लेकिन हम एक तरीके से पूरी गलती लाइसेंसी की नहीं बता सकते। तो अब जब लाइसेंसी की कोई गलती नहीं और विड्रॉन हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो जो भी एडवांस उसने पे करा था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग जो भी वहां पे फीस या चार्जेस रहते हैं, जो भी कोई अमाउंट ड्यू है, कोई ड्यूटी पे करना है, उसको डिडक्ट करके पूरा का पूरा एडवांस अमाउंट पे ऑफ हो जाएगा। सिंपल था ये भी। लास्ट सेक्शन हमारा इस चैप्टर का 33, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कैंसिलेशन है, विड्रॉल है, सरेंडर है, किस तरह से फॉर्म्स वगैरह रहेंगे, क्या रीजंस रह सकते हैं, वो सारी चीजें ही जरूरी है। सरेंडर, अब सरेंडर कौन करेगा, सीधी बात है, हमने दो चीजें देख ली कि कैंसिलेशन सरकार के द्वारा होता है, ठीक है, विड्रॉन भी यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया सरकार के द्वारा हो रहा है, दोनों में ऑथोरिटी सेम है। तो अब एक अधिकार इसको भी दे दिया सरेंडर करने का लाइसेंसी को, ठीक है, जैसा वर्ड अपने आप बता रहा है, ये तो किसी भी कीमत पे सरकार नहीं कर सकती है, या स्टाफ जो है डिपार्टमेंट है वो नहीं करवा सकता है सरेंडर लाइसेंस का। एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट टू सेल इंटॉक्सिकेंट में सरेंडर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ नोटिस। सबसे पहले जो होल्डर रहेगा लाइसेंस का वो क्या करेगा, 1 महीने का नोटिस देगा, 1 मंथ नोटिस इज मैंडेटरी, है ना। दूसरी बात, गिवन बाय हिम टू द कलेक्टर, किसको देगा ये नोटिस, कलेक्टर को, दूसरा पॉइंट आ गया हमारा कलेक्टर। तीसरा, ऑफ हिज इंटेंशन टू सरेंडर द सेम एंड ऑन पेमेंट ऑफ फी पेबल फॉर द लाइसेंस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच इट वुड हैव बीन करंट बट फॉर सच सरेंडर, और जो भी फी है वो उसको पे करनी पड़ेगी। फी मतलब यहाँ पे बात करेगा रिमाइंडर की, रिमाइंडर मतलब अगर वो सरेंडर नहीं करता और जितना उसका टेनर बचा था, अगर 3 महीने का बचा था, तो तीनों महीने की फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर आप सरेंडर कर रहे हो, आप कर रहे हो, हम आपको विवश नहीं कर रहे हैं, इसलिए फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। Provided if the excise commission is satisfied that there is sufficient reason for surrendering a license, he may remit to the holder thereof the sums of payable on surrender। लेकिन यहाँ पे एक सहूलियत दे दी कि एक्साइज कमिश्नर को अगर लगता है कि हाँ जेन्युइन रीजंस कुछ है कि उसके वजह से वो कैरी ऑन नहीं कर सकता है, जेन्युइन रीजंस की वजह से, तो जो भी फी यहाँ पे वो मांग रहे हैं उससे वो किसी तरीके का कोई रेमिट अलाउ कर सकता है ना, रेमिशन दे सकता है। हो सकता है पूरा हॉल ही हो जाए या फिर पार्टली हो, लेकिन उसको अधिकार है एक्साइज कमिश्नर को। अगेन यहाँ पे भी ऑथोरिटी आपको ध्यान रखना है। सब सेक्शन 1 शाल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 18। ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा ही आप मान लो सेक्शन 18 पे अप्लीकेबल नहीं रहेगा उसके सरेंडर पे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हमने देखा था एक बहुत टेक्निकल चीज थी, लीज वहां पे ग्रांट हो रही थी, लीज एज टू राइट, राइट अधिकार देने का लीज हो रहा था कि ये जो अधिकार है इसका आपको इतनी इतनी लीज दी जाती है, और ये अधिकार के हो सकते हैं मैन्युफैक्चर के हो सकते हैं, रिटेल सेल के हो सकते हैं, होलसेल सेल के हो सकते हैं। हमने देखा था, याद है ना? नहीं देखा हो तो आप लेक्चर सीरीज में जाके देख लीजिएगा, है ना। लीज ऑफ राइट था और उसके उपरांत फिर एक लाइसेंस ग्रांट हो रहा था। तो इस सेक्शन में ये चीजें अप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, ये था हमारा सेक्शन नंबर 33। इसमें एक एक्सप्लेनेशन और है जो बहुत सिंपल है। तो वर्ड्स होल्डर ऑफ लाइसेंस इज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ पर्सन हु टेंडर और बिड फॉर अ लाइसेंस हैज बीन एक्सेप्टेड ऑल्दो ही मे नॉट एक्चुअली हैव रिसीव्ड द सेम। इसका मतलब जब ऑक्शन हो रहा था उसने क्या करा, बिड कर दिया, है ना, बोली लगा दी, लेकिन उसको क्या नहीं हुआ, लाइसेंस अलॉट नहीं हुआ। तो इस सेक्शन में ये भी इंसान आ सकता है ना, लिखा हुआ है एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ पर्सन whose tender or bid for a license has been accepted although he may not actually have received the license, है ना। एक्सेप्ट तो करी गई लेकिन किसी तरीके से कोई लाइसेंस उसको नहीं मिल पाया हो या उसी ने नहीं लिया हो, उसके बाद में उसने सरेंडर कर डाल दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर आपका 6। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा अगला पार्ट
जो देखते हैं क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ ऑफेंसेस और पेनल्टीज नहीं कवर करवाऊं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग लगानी है और जो पेनल्टीज है वो याद करना है, तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी मैं कुछ सेक्शन देख लेता हूँ, अगर कुछ काम के रहेंगे तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आने वाले 1 या 2 लेक्चर में इसको हम एक्सरसाइज 8 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना अगला टारगेट लेंगे। देखते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा नया जो एक्ट है वो कवर करना है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं, उठाते हैं क्या करना है हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बहुत अच्छे टेस्ट बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।